बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बल एवं गति के नियम के अभ्यास क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन और उनके उत्तर बताएंगे आपको। सबसे पहले हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं जो स्टार्टिंग के हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न को हम एक बार आपको समझाते हैं प्रश्न को पढ़ने से पहले। देखिए, आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास क्या है भैया कि गाड़ी है और आप इसके अंदर बैठे हैं और आपके साथी हैं, वो इसकी गाड़ी से बाहर से इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, आपके 2-3 साथी हैं, वो इस गाड़ी पर बाहर से धक्का लगा रहे हैं, इस गाड़ी को बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये गाड़ी है वो आगे की तरफ गति करना प्रारंभ कर देगी और एक नियत चाल प्राप्त कर लेगी। भी मान लिया हमने कि एक नियत स्पीड इसने प्राप्त कर ली। अब देखो, आपके साथियों ने क्या किया, जब आपकी गाड़ी की चाल कुछ हो गई तो उन्होंने अपना बल हटा लिया। उन्होंने अपना बल क्या कर लिया भाई, हटा लिया। और जो बल है हटाने के बाद क्या होगा, 0 होगा। लेकिन फिर भी जो आपकी गाड़ी है वो चलती रहेगी नियत चाल से, और तब तक चलती रहेगी जब तक इस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित न करें। देखिए, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो यही कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब देखिए, ये वस्तु गतिशील है, ये गाड़ी गतिशील है और एक नियत चाल से गतिशील है। जब तक इस पर आप बाह्य बल आरोपित नहीं करोगे तब तक ये नहीं रुकेगी, चलती ही रहेगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, मतलब इस वस्तु पर जो बाह्य बल है वो शून्य है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई वस्तु है उस पर जो बाह्य बल लग रहा है वो शून्य लग रहा है। इसके आगे देखिए, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल 0 हो तब भी यह वस्तु नियत चाल से गति कर सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि यह संभव है। हम बोल सकते हैं कि यदि हाँ करना यह संभव है तो हम बोलेंगे कि ये संभव है, ये कंडीशन। अब आगे देखिए क्या बोला इसने, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण व दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। जो वेग का परिमाण है और दिशा है उसकी जो कंडीशन लगी उसके बारे में आपको बात करना है, अगर ये कंडीशन संभव है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु नियत चाल से गतिशील है और उस पर बाह्य बल है वो 0 है, तब क्या होगा, जो ये चाल है, जो इसका वेग है, इसका जो परिमाण है वो समान रहेगा और दिशा भी क्या रहेगी, समान रहेगी। और ये तब तक रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल हमने लगाई। एक प्रश्न में बोला है कि इस प्रश्न में बाह्य बल है वो 0 है, तो बताइए इसका वेग और जो वेग की दिशा है और परिमाण है उसमें कोई चेंज होगा क्या? तो हम बोल देंगे कि वेग के परिमाण और दिशा में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाह्य बल इस पर 0 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे सामने इस प्रकार, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि कोई वस्तु पर बाह्य बल हम 0 है, बाह्य बल 0 लगा रहे हैं और वो वस्तु नियत चाल से गति कर सकती है, और जो इसकी चाल है इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, लेकिन जो पहले थी वही होंगी, बदलेंगी नहीं। और क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि बाह्य बल इस पर 0 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले प्रश्न की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी छड़ी से दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। आपने बचपन में जब स्कूल में जाते होंगे, अभी भी जाते होंगे, तो क्या होगा, दरी पर बैठते हैं। अब उस दरी पर धूल मिट्टी कण है वो जमा हो जाते हैं। हमारे टीचर साहब बोलते हैं कि जो दरी है इसकी धूल आपको अलग करनी है, तो हम क्या करते हैं, डंडा लेकर उसको पीटते हैं। अब देखो, आपके पास ये दरी है, ये आपके पास क्या है, दरी। आपने क्या लिया, एक डंडा लिया और इसको पीटा। क्या किया आपने, पीटा। अब देखिए, जैसे ही मानो डंडा यहां पर पड़ा तो दरी क्या होगी, ऐसे नीचे हो जाएगी, ऐसे नीचे हो जाएगी।
आप इमेजिन कर रहे होगे कि दरी है वो नीचे हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही हमने बल दरी के ऊपर लगाया तो दरी तो नीचे आ गई, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में दरी के साथ जो कण थे वो यही के यही रह जाएंगे। ठीक है, दरी नीचे आ गई लेकिन जो कण है वो यही के यही रह जाएंगे। इस कारण धूल के कण वो अलग हो जाते हैं पेटने से। अब देखिए इस दूसरे क्वेश्चन में भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम पालन कर रहा है। प्रारंभिक स्थिति में जब दरी में धूल के कण थे वो यहीं पर थे, ये दरी है, सतह है दरी की, और इस पर धूल के कण बैठे हैं। आपने दरी के ऊपर बल लगाया, कणों के ऊपर आपने बल नहीं लगाया, दरी के ऊपर बल लगाया तो दरी क्या हो गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई। लेकिन कणों पर आपने बल नहीं लगाया, वो स्थिर हैं, वो स्थिर रहेंगे। ठीक है, इसलिए वो वही की वही रह जाते हैं, दरी नीचे हो जाती है और दरी से धूल के कण आराम से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार हम किसी दरी को अगर पीटते हैं तो उससे धूल के कण आराम से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर न्यूटन की गति का प्रथम नियम पालन कर रहा है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वही बड़ा विचित्र प्रश्न है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे। देखिए, बस की छत पर रखे सामान, कोई बस है उसकी छत पर कोई सामान का बक्सा रखा है, को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। यह बात सब जानते हैं कि बस पर अगर कोई बक्सा रखा है तो उसको हम बांधते क्यों है, क्योंकि वो गिर जाएगा नहीं बांधेंगे तो। अरे नहीं बांधेंगे तो वो बक्सा गिर जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बस ले रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास एक बस है और इस पर रखा है बक्सा। इस बक्से को थोड़ा सा आगे रखते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया ये बक्सा। अब देखिए बस मानो चल रही है v चाल से, मानो v है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है वेग बस का। और अगर बस चल रही है तो बस के ऊपर ये बक्सा रखा है तो इसकी भी चाल क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं, इस बस को रोक रहे हैं, ब्रेक लगा दिए तो इसका जो वेग है वो कम हो जाएगी, जो इसका चाल है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो बक्सा है इसका नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है वो बस पर ब्रेक लगा रहा है न कि बक्से पर। अब ये गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। न्यूटन का नियम बोलता है ना, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तो उस पर हम बाह्य बल नहीं लगे। तो यहाँ पर बस गतिशील थी, बक्सा भी गतिशील था। ठीक है, बस ड्राइवर ने बस के ऊपर ब्रेक लगा दिया लेकिन बक्से के ऊपर नहीं लगाया। बक्सा गतिशील ही करता रहे, गतिशील रहेगा। इस गतिशील अवस्था को रोकने के लिए इसको बांधा जाता है ताकि ये गिरे नहीं। ठीक है, बांधने से क्या होगा, जो ये वेग है ये बस के साथ ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा क्यों जाता है, क्योंकि वो ताकि वो गिरे नहीं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 4। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। जब कोई क्रिकेटर है वो गेंद को मारता है तो एक बार तो ऊपर उछलती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है, वो नीचे लुढ़कती रुक जाती है वो। ठीक है, और वो रुकती क्यों है वो बताना है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। और कुछ दूरी चलने के पश्चात रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों होती है। अरे ये गेंद अभी चल रही है, ये सतह पर चल रही है, ठीक है, इस पर बाह्य बल वो आगे की तरफ लग रहा है जिसके कारण ये गति कर रही है, लेकिन इसको पीछे की तरफ एक बल लग रहा है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल। जिस दिशा में ये गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसको बोलते हैं हम घर्षण बल। गति के विपरीत दिशा में लग रहा है घर्षण बल, जिसके कारण ये वस्तु है वो धीमी गति, इसकी गति है वो धीमी हो जाएगी। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो लुढ़कती हुई गेंद है उस पर घर्षण बल काम करता है, इसके कारण ही उसका जो वेग है उसकी चाल है वो धीमी हो जाती है और अंततः वो रुक जाती है। तो इस प्रकार हमारे 1 से लेकर 4 तक हुए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 5वां। बाद हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है, कोई पहाड़ी ढलान नुमा और उस पर एक ट्रक है जो प्रारंभिक विरामावस्था में है। इसका अर्थ यह है कि जो प्रारंभिक चाल है वो क्या है, 0 है। वो यहाँ से लुढ़कना प्रारंभ करता है और यहाँ तक पहुंच जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 20 सेकेंड। ठीक है, और इस 20 सेकेंड में जो दूरी तय की है वो तय की इसने 400 मीटर।
400 मीटर इसने दूरी तय की है। लिख रखा है यह 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। तो ज्ञात क्या करना है, इसका हमें त्वरण ज्ञात करना है और दूसरी चीज ये ज्ञात करनी है और इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। लेकिन दे क्या रखा है, जो ये ट्रक है इसका द्रव्यमान दे रखा है 4 टन। इसका जो ट्रक है इसका द्रव्यमान दे रखा है 7 टन। 7 टन दे रखा है। एक टन में होता है 1000 केजी। 1000 केजी तो 7 टन में कितना हो जाएगा भाई, 7000 केजी। तो ये है ट्रक का द्रव्यमान। अब देखिए इसमें हमें त्वरण पूछा है और इस पर लगने वाले बल का मान पूछा है। तो देखिए हम गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, S बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब देखिए S हमें दे रखा है विस्थापन कितना है, 400 है। 400 हमारे पास विस्थापन है और u इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो 0 है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 त्वरण का मान हमें पूछा है a इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 20 सेकेंड और इसका स्क्वायर करना है। तो 20 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होएगा, 400। ठीक है, ये हो गया 400। अब देखिए इधर 400 है इधर 400 है, ये दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा और इस दो को इधर भेज देंगे तो ए का मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, त्वरण का मान आ गया। दूसरा पूछा है इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हम जानते हैं बल का सूत्र होता है F = m × a। द्रव्यमान है इसका 7000 केजी, 7000 केजी है और त्वरण है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो इस पर बल आएगा वो आएगा 14000 न्यूटन। इस पर जो बल आएगा वो आएगा 14000 न्यूटन। तो ये इस प्रकार हुआ हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 6वें की। देखिए इसमें बोला है कि 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है तो इस पर लगने वाले घर्षण बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक बार हम प्रश्न को आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है, और इस पत्थर को बर्फ की जो शिला होती है, बर्फ की जो झील होती है उस पर इसको फेंका जाता है और इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अंत में ये 50 मीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ से लेकर मानो ये यहाँ तक पहुंच गया और इसकी जो 20 की दूरी है वो 50 मीटर है। यहाँ पर जाकर ये रुक जाता है, ठीक है। तो पूछा क्या इसमें, जो पत्थर है और जो इस बर्फ की शिला है उसके मध्य घर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, घर्षण बल। तो ये घर्षण बल का मान आपको पूछा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप सब जानते हैं। एक बार इधर देखेंगे कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार गतिशील आगे की तरफ है, ठीक है, तो इस पर बाह्य बल लग रहा है और इसके चाल की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा चाल की विपरीत दिशा में। तो हम बोलेंगे कि इस पर जो F नेट लगेगा, F नेट वो लगेगा बाह्य बल माइनस घर्षण बल। हम ये बोल सकते हैं कि जो इस पर जो नेट बल लगेगा वो लगेगा घर्षण बाह्य बल और माइनस घर्षण बल, ये होगा नेट बल। अब देखिए ये वस्तु यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यहाँ पर आकर रुक जाती है, इसका जो फाइनल वेग वो 0 हो जाता है। अब ये क्यों होगा, ये तब होगा जब इस पत्थर पर जो बाह्य बल है वो 0 होगा, बाह्य बल है वो 0 होगा, तभी ये वस्तु रुकेगी। अगर बाह्य बल 0 नहीं होगा तो ये वस्तु गतिशील करती रहेगी, घर्षण बल पीछे की तरफ लगता रहेगा, लेकिन बाह्य बल 0 होगा तभी ये वस्तु रुकेगी। ठीक है, अब बचा घर्षण बल। तो जो घर्षण बल है वो F नेट के बराबर ही होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। तो जो घर्षण बल है वो आ जाएगा F नेट बल के F घर्षण हो जाएगा F नेट बल के, और ये F नेट बल क्या होता है, m × a। ठीक है, m × a।
द्रव्यमान कितना है इसका 1 kg, द्रव्यमान है इस पत्थर का 1 kg, लेकिन इसका त्वरण हमें नहीं पता है, अभी हमें इसका त्वरण नहीं पता। यहाँ से इसकी प्रारंभिक चाल दे रखी है, अंतिम चाल दे रखी है, दोनों के बीच का जो पथ है वो भी दे रखा है। तो हम गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अंतिम जो इसका वेग है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस यू स्क्वायर जो प्रारंभिक चाल है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, और 2 ए का मान हमें ज्ञात करना है, और जो एस है विस्थापन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 50 मीटर, ये है 50 मीटर। 2 को 50 से गुणा करेंगे 100 जाएगा, 100 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू ए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो जो ए का मान आएगा वो आएगा माइनस का 4, जो ए का मान आएगा वो आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 4, ये बल का मान है, तो बल का मान आ जाएगा माइनस का 4 न्यूटन। बल का मान कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 4 न्यूटन। एफ घर्षण आ जाएगा माइनस का 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस प्रकार हुआ हमारा छठवां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सातवें क्वेश्चन। देखिए सातवें क्वेश्चन की हमने थोड़ी नहीं उतारी है, आपको मैं इसको क्वेश्चन को समझाऊंगा और इसमें क्या पूछा है इसको बताऊंगा आपको और सॉल्यूशन कराऊंगा। इसका जो थोड़ी जो लिखावट है वो इसकी नहीं उतार रहे। अब देखिए ये आपके सामने है सादा क्वेश्चन, इसमें एक ट्रेन दे रखी है आपको और ट्रेन से जुड़ा है इंजन, और इंजन का जो द्रव्यमान है वो है 8000 kg, और इससे 5 डब्बे जुड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, और हर एक डब्बे का जो द्रव्यमान है वो है 2000 kg। इसका 2000, इसका 2, ऐसे पांचों का 2000 kg क्या है द्रव्यमान है। ठीक है, और प्रश्न सब प्रश्न में दिया गया है, ये भी दिया गया है कि जो इंजन है इसको आगे की तरफ 40,000 न्यूटन बल से खींच रहा है, और जो पटरी और पहिए हैं इनके बीच घर्षण बल लगेगा, और उसकी दिशा होगी वो पीछे की तरफ होगी। घर्षण बल लग रहा है, उसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 5000 न्यूटन। तो इसमें आपको पूछा क्या है, उसमें पूछा आपको नेट बल कि इस पर जो कुल परिणामी बल है वो कितना लगेगा। अब देखिए 40,000 तो इस दिशा में लग रहा है, 40,000 तो आगे की तरफ लग रहा है, और 5000 पीछे की तरफ लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 40,000 में से 5000 को घटा देंगे तो वही क्या जाएगा परिणामी बल आ जाएगा, या हम बोल देंगे एफ नेट। तो देखिए एफ नेट का हम मान कैसे याद करेंगे, 40,000 माइनस 5000 तो कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया एफ नेट, परिणामी बल आ जाएगा जो कि आगे की तरफ लगेगा 35,000 न्यूटन। दूसरा पूछा है त्वरण, कि त्वरण क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं जो बल का सूत्र होता है वो होता है F बराबर m इंटू ए। हमें F नेट पता है, परिणामी बल पता है कि वो कितना है भाई 35,000 है, कितना है 35,000। और द्रव्यमान त्वरण हमें पूछा है, हमें त्वरण पूछा है और द्रव्यमान हमें दे रखा है। इंजन का जो द्रव्यमान है वो है 8000 और 5 डब्बे से जुड़े हैं, और हर एक का जो द्रव्यमान है वो है 2000 kg। तो 5 का हो जाएगा 10 और 8 ये तो हो जाएगा 18,000 kg, 18,000 kg और गुणा में है ए। द्रव्यमान का हमने मान लिख दिया 18,000 kg, ए है ये, जो इसका जो मान आ जाएगा वो 35,000 बटा 18,000। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास त्वरण का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ सातवां क्वेश्चन, जिसमें परिणामी बल पूछा है और त्वरण पूछा है, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला है m इंटू ए। द्रव्यमान का हम इनको जोड़ लेंगे, बल परिणामी हम ज्ञात कर लिए, इसमें से इसको घटा देंगे, और इस प्रकार हमें त्वरण का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन। सबसे पहले हम आठवें क्वेश्चन को समझते हैं कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी का द्रव्यमान है वो 1500 kg है, ये गाड़ी है और इसका द्रव्यमान है वो 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, इस गाड़ी पर
-1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण लग रहा है, और ये त्वरण है ये ऋणात्मक है। प्रश्न में ये बोला है यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, अर्थात इस गाड़ी को रोकना है, तो गाड़ी व सड़क के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। हमारे पास ये सतह है, ठीक है, और इस पर कोई वस्तु है वो गतिशील है, आगे की तरफ गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि इसके ऊपर आगे की तरफ कोई बल लग रहा होगा, हम बोलेंगे कि आगे की तरफ इस पर एक बाह्य बल लग रहा है जिसके कारण ये गति कर रही है। ठीक है, लेकिन जो ये इसका जो फर्श है, ये पहिया है, इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा, संपर्क बल, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, और उसकी जो दिशा होती है वो गति के विपरीत दिशा में होती है। ये घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, और अब देखिए नेट बल क्या हो जाएगा इस वस्तु पर, एफ नेट बाह्य बल माइनस घर्षण बल, जब ये वस्तु गतिशील है। लेकिन प्रश्न ने बोला है इसको विराम अवस्था में लाना है, इसको रोकना है, तो रोकने के लिए क्या होगा कि जो बाह्य बल ये हट जाए, ये बाह्य बल ये हट जाए और घर्षण बल पूरा लगे, तो हम बोलेंगे जो नेट बल होगा वो घर्षण बल ज्यादा होगा, तभी ये वस्तु रुकेगी। तो नेट बल हो जाएगा वो घर्षण बल एफ घर्षण माइनस एफ बाह्य बल। अगर बाह्य बल हम जीरो कर दे, बाह्य बल आगे तरफ जो बल लग रहा है वो जीरो कर दे, तब ये वस्तु रुक जाएगी। ठीक है, तो जो घर्षण बल है वो एफ नेट के बराबर ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा कट जाएगा। अब देखिए जो घर्षण बल है वो एफ नेट परिणामी बल के बराबर हो जाएगा, और जो परिणामी बल का सूत्र होता है एम इंटू ए होता है। द्रव्यमान दे रखा है 1500 केजी, 1500 केजी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ घर्षण बराबर एफ नेट, और ये होता है एम इंटू ए। एम का मान है 1500 केजी और ए का मान है 1.7। तो जो बल का मान आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 25500 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जो ये बल है ये घर्षण बल है, और ये गति तो इस दिशा में हो रही थी, लेकिन ये बल है वो गति के इस दिशा में लग रहा है, था गति के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ये बल लगेगा इस वस्तु के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 8वां क्वेश्चन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उसमें बोल रखा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो देखिए जो संवेग होता है वो होता है m इंटू वी। वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दोनों का जो गुणनफल होता है वही होता है संवेग, जिसे हम p से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा उसका संवेग। ठीक है, इसका ये आंसर है 9वें का। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, इसको पढ़ते हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से, कौन से वेग से, नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। ठीक है, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा ये हमें पूछा है। अब देखिए ये हमारे पास एक बक्सा है, ये हमारे पास क्या है, बक्सा है, और ये फर्श पर रखा है, और क्या बोला है कि इस पर जो खींचने का बल है वो है 200 न्यूटन। अब इसको खींच रहे हैं, वो खींचते क्या हो रहा है, बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, जो इसका वेग है वो नियत है। अरे इतना बल लगाएंगे तो ये गति तो करेगा, कोई ना कोई चाल तो इसकी आएगी, कोई ना कोई वेग तो इसका आएगा, तो वो वेग कौन सा है, वो नियत वेग है, एक फिक्स है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नियत है। ठीक है, अब इस पर घर्षण बल ज्ञात करना है। अब देखिए कोई भी अगर बॉक्स है वो सतह पर रखा है, तो गति इस दिशा में हो रही है, तो गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। जो इसकी दिशा आ जाएगी वो आ जाएगी इधर, इस तरफ घर्षण बल की दिशा आ जाएगी, वो गति के विपरीत दिशा में आएगी, वो इस तरफ लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम नेट बल ज्ञात करें, इस वस्तु पर नेट बल ज्ञात करें, तो वस्तु आगे तरफ गति कर रही है, तो इधर लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, और इस दिशा में गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल है, तो माइनस घर्षण बल। अब देखिए एफ नेट होता है वो एम इंटू ए होता है, 200 माइनस एफ
घर्षण। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान तो हमें नहीं दे रखा है इसका, लेकिन त्वरण हम आराम से सोच सकते हैं। देखिए इसका वेग है वो नियत है, वेग क्या है, नियत। अब देखिए जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। तो वेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है वही होती है त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर वेग नियत है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका त्वरण भी नहीं होगा। तो त्वरण का मान है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग नियत होने से इसका त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, बराबर 200 माइनस F घर्षण। तो जो घर्षण बल है उसका मान आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम इधर ले जाएंगे हो जाएगा 200 न्यूटन। यही हमें पूछा है कि तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 200 न्यूटन। तो इस प्रकार हमारे हुए यहाँ पर इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।